अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। आज हम बात करने आए हैं एक ऐसे ड्रामे पर जिसने 5-6 एपिसोड में काफ़ी हलचल मचा दी है, यानी काफ़ी वो ड्रामा जो है ग्रो कर गया है और लग रहा है कि एक बहुत बड़ा ड्रामा बन के वो उभरेगा। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा हवस की। तो हवस एक ऐसा ड्रामा है जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट की कमी नहीं है। सबसे पहले इसमें फिरोज़ खान, फिरोशना शाह, फिर सबा फैसल और इरसा गज़ल, ये 4 बड़े आर्टिस्ट हैं और ये 4 ही ऑलमोस्ट मेन हैं। और एक किरदार इसमें दिखाया गया है जो कि मेरे ख्याल गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे है। वो ख्यालों में आता है और शुरू के एपिसोड में उसको एक आध एपिसोड शायद दिखाया गया है, वो भी ख्यालों में दिखाया गया है। मैं बात कर रहा हूँ जावेद शेख साहब की। यानी इस ड्रामे में सारे बड़े कैरेक्टर्स लिए गए हैं। जाहिर है फिरोज़ खान का ड्रामा है तो छोटे कैरेक्टर्स आते भी नहीं हैं। फिरोज़ खान एक सुपरस्टार बंदा है और ये मुझे ऐसा लगता है कि वाकई डिज़र्व करता है सुपरस्टार होना अपना, क्योंकि जिस तरह से ये एक्टिंग करते हैं, जिस तरह से ये देखते हैं, जिस तरह से ये रिएक्ट करते हैं, इनके अंदर सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो एक सुपरस्टार के अंदर होनी चाहिए। मेरे ख्याल में 2 आर्टिस्ट बड़े कमाल हैं, एक फिरोज़ खान और एक हानिया आमिर। ये दोनों सुपरस्टार हैं और ये दोनों इस काबिल हैं कि सुपरस्टार रहें, क्योंकि ये लोग मेहनत भी बहुत करते हैं। देखें, ऐसा भी नहीं कि थोड़े से हिट हुए और निकल गए फिर, या फिर किसी को ऐसा लगा कि वो बाहर के मुल्कों से फिल्म मिल गई तो वो उसी गुमान में अपने पता नहीं क्या से क्या हो गया। 2 एग्जांपल हमारे सामने हैं, फवाद खान और मायरा खान। ये लोग कितने बड़े आर्टिस्ट बन गए थे और कितने बड़े सुपरस्टार थे, मगर देखें इनको जैसे ही थोड़ा सा फेम मिला, थोड़ी सी एक आध इंडिया में फिल्म मिल गई तो इन लोगों ने पाकिस्तान इंडस्ट्री को बिल्कुल कूड़ा करकट ही समझ लिया। मेरे ख्याल में यार देखिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, आपको हर जगह काम मिले, बहुत अच्छी बात है। आपको बॉलीवुड में भी काम मिले, आजकल तो हॉलीवुड में भी काम मिल रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि समीना अहमद को हॉलीवुड में एक फ़िल्म है मार्वल्स की, मिस मार्वल, तो वहाँ पर भी काम मिला है। तो अगर काम आपको बड़ी जगह पे मिल जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो आपकी जन्मभूमि है, यानी जहाँ से आप मशहूर हुए हैं, और उस जगह को आप छोटा महसूस करने लगे और फिर आपकी इमेज इतनी बढ़ जाए कि आप कोई ड्रामा ही ना करना चाहें। मिसाल के तौर पे फवाद खान है, वो कोई शो ही नहीं करते, कोई ड्रामा उनका आता ही नहीं। पिछले 7-8 साल से किसी ने कोई ड्रामा देखा ही नहीं। बहुत बड़ा नुकसान लोगों ने किया है कि इन्होंने 7-8 साल कोई ड्रामा नहीं बनाया, स्पेशली फवाद खान ने। तो ये ना सिर्फ इनका नुकसान तो है ही, इनकी जवानी के एक बेहतरीन 8 साल इन्होंने कोई शो नहीं किया, लेकिन नुकसान ये ड्रामा इंडस्ट्री का भी है। तो खैर, मैं दूसरे टॉपिक पे चले गया, वापस आते हैं हवस पर। हवस इतना बेहतरीन शो इसलिए बनेगा क्योंकि इसमें एक तो कैरेक्टर्स हैं, फिर इसकी जो स्टोरी है वो भी काफ़ी दमदार है। यानी एक लड़का है जिसे अपनी माँ से बड़ी खुंदक है, क्योंकि उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी और जो बाप है उसने उसको पाला है। कुछ कुछ इब्ने हवस से रिलेट है कहानी। इब्ने हवस से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो बाप को दिखाया गया है वो एक लिबरल टाइप का बंदा है। ठीक है, उसके साथ बेवफाई हो गई थी, कुछ हो गया था, लेकिन उसने फिर भी माफ़ कर दिया। हालांकि मैं नहीं समझता कि इस तरह से माफ़ियाँ मिलती हैं औरतों को हमारे समाज में। दिखा ज़रूर दिया गया, लेकिन आमतौर पे आप नहीं देखते कि एक औरत, आपकी बीवी जो आपको छोड़कर चली जाए, किसी और से शादी कर ले और फिर वो बच्चे की वजह से वापस आना चाहे तो आप उसको माफ़ कर दें। ऐसा होता नहीं है, लेकिन खैर बहरहाल इस ड्रामे में दिखाया गया है तो ठीक है, दिखा दिया गया। लेकिन जो फिरोज़ खान का कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी अपनी माँ को लाइक नहीं करता, उसे नफरत है, क्योंकि उसका बचपन जो है वो बहुत महरूमियों में गुजरा है माँ की वजह से, और वो बात बात पर उसे जलील करने लगता है, टोंट करने लगता है। इसी बीच होता यूँ है कि फिरोज़ खान के जो वालिद हैं उनका इंतकाल हो जाता है और उनकी वसीयत में ये मिलता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है, यानी जो उसके अकाउंट्स हैं, वो फ्रीज़ हो गए हैं फिरोज़ खान के, क्योंकि जब तक वो शादी नहीं कर लेता तब तक उसके अकाउंट्स खुल नहीं पाएंगे। अब ये लड़का बड़ा परेशान होता है, वकील से बात करता है। वकील कहता है कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको शादी करनी पड़ेगी। एक लड़की से मिलता भी है, आयशा उमर जो हीरोइन है, लेकिन उससे फिर शादी हो नहीं पाती क्योंकि वो ज़रा आज़ाद ख्याल और ज़रा बहुत ही ब्रॉड माइंडेड किस्म की खातून है। तो लड़के को बुरा लगता है, क्योंकि लड़के ने तो हमेशा देखा है कि जो औरत होती है वो बेवफा हो सकती है, क्योंकि इसके दिमाग में वही अपनी माँ की तरफ से बैठी हुई है कि यार ये वही जाहिद वाला केस है थोड़ा थोड़ा जो इब्न हवा में दिखाया गया। लेकिन ये लड़का जाहिद से मुख्तलिफ इसलिए क्योंकि इसे औरतों से नफरत नहीं है और ये हर औरत को शक की निगाह से नहीं देखता है। इसके बाद उससे तो खैर इसकी मंगनी तो हो जाती है, मगर शादी तक बात नहीं पहुँच पाती, इसलिए वो शादी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये अपनी ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की जो कि उशना शाह है, इससे इसकी बात कुछ बनती है। दूसरी तरफ उशना शाह का ये प्रॉब्लम है कि उसके घर में सिर्फ 3 बहनें हैं और एक बिन ब्याही फुप्पो एंड एक माँ। सारा का सारा जो
घर चलाने का बोझ है वो इस वक्त उष्णा शाह के कंधों पर है। हालांकि उसकी एक बड़ी बहन मौजूद है, मगर वो फ़िलहाल नौकरी नहीं करती। इश्क में नाकामी हो गई थी उन्हें, तो इसलिए वो नौकरी नहीं करती। तो उनका ज़्यादा लंबा जिक्र करना ज़रूरी नहीं है, वो आप जब ड्रामा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो कहानी को रिलेट इतना नहीं करती हो, तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा उस पर। तो होता यूँ है कि जब फिरोज़ खान को कोई लड़की नहीं मिलती सही जो जिससे वो शादी कर सके, जिससे उसे क्योंकि उसको बड़ी इनसिक्योरिटी है औरतों को लेके, तो जब उसको कोई लड़की नहीं मिलती, फिर वो उष्णा शाह की तरफ देखता है और वो देखता है कि इस लड़की में बड़े खुददारी वाले गट्स हैं, बड़ी ईमानदारी वाली इसके अंदर सोच है। तो ये अंदर ही अंदर इससे इम्प्रेस होता है और फिर ये जो है, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, तो ये मौके पे इससे शादी का प्रपोजल रखता है। फिर ये एक रेस्टोरेंट में इसको खूब समझाता है बातचीत करके और पूरी तरह से इसको राज़ी करता है, अपनी सारी सिचुएशन बताता है कि देखो मेरी माँ थी, वो भागी थी, और इस तरह से सारी को अपनी कहानियाँ बताता है। फिर इनकी शादी के लिए वो उष्णा शाह हाँ कर देती है और ये उष्णा शाह की माँ से जब बात करता है तो 75 लाख के एवज इसके रिश्ते का सौदा होता है। क्योंकि वो औरत तो शादी करने को तैयार ही नहीं अपनी किसी भी बेटी की, उसको पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई घर में चाहिए। बड़ी बेटी ने काम छोड़ दिया इसकी नाकामी के बाद, अब ये कमाऊ पूत, तो इसका कैसे वो शादी कर सकती है बिना किसी ऐसी जमानत के कि उसका गुजारे लायक कुछ पैसा हो जाए। तो 75 लाख और महीने का कुछ खर्चा बांध कर ये बात तय होती है कि आप शादी कर सकते हो। इसके बाद ये शादी हो तो गई है, यहीं तक ये ड्रामा अभी तक हुआ है। मगर ये दिखाया जा रहा है कि लड़के ने लड़की वालों के घर खाना नहीं खाया। उसने उसकी माँ को चेक पकड़ाया, हीरोइन की माँ को, और उसने कहा कि खाने का तकल्लुफ़ मत कीजिएगा, अब हम चल रहे हैं। हालांकि लड़के की जो माँ थी वो साथ में थी, क्योंकि वो अब साथ में ही रह रही है। लड़के के वालिद के इंतकाल के बाद उसकी माँ जो चली गई थी वो घर आ चुकी है, साथ में रह रही है। गो के लड़का उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन चूंकि उसके जो लड़के की माँ है उसके कुछ शेयर्स हैं कंपनी के अंदर, उसका हक है, तो वो अपने हक के बुनियाद पे रह रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर वो लड़का इतनी नफरत करता है अपनी माँ से, तो वो घर क्यों नहीं चेंज कर लेता। वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है, बात भी सही से नहीं करता, लेकिन वो साथ रहता है। क्यों रहता है पता नहीं। तो लड़का जो खाना नहीं खाता, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसने खाना क्यों नहीं खाया उनके यहाँ, जब ये खुद शादी की, इसने सब सारी चीज़ों पर राज़ी होने के बाद शादी की। काफ़ी सारे जो लोग तबसरा करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत दिखाई गई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि इसने इसलिए उस औरत के यहाँ खाना नहीं खाया क्योंकि वो औरत इस काबिल वो उस औरत को नहीं समझता इसके यहाँ का वो रिज़्क खाए, क्योंकि उस औरत ने तो अपनी बेटी को बेचा है 75 लाख रुपए में। तो शायद ये एक वजह हो सकती है वहाँ पर लंच ना करने की। दूसरी वजह यह है कि ये अपना वलीमा क्यों नहीं कर रहा है। तो वलीमा शायद ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी इसको पूरी तरह से एतबार नहीं है औरत ज़ात पर, क्योंकि इसके माँ का एक ऐसा एग्जाम्पल इसके सामने है जिसको ये बिल्कुल समझता है कि लड़की जो है उस पर इतनी जल्दी एतबार नहीं आ सकता। जिस दिन इसको एतबार आ जाएगा ये वलीमा कर लेगा। हालांकि ये बड़ी अहमकाना सी सोच है, मगर इस लड़के की ऐसी सोच है तो क्या किया जा सकता है। तीसरी चीज़ इसने ये कही है जो कि टीज़र में आपको दिखाया गया कि लड़का लड़की के पास आता है और वो पहली जो रात होती है उसमें वो कहता है कि मैं रिश्तेदारी में पर्सनल जो अपने मामलात होते हैं मैं उन पर यकीन रखता हूँ और मैं किसी भी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा आपके साथ, और आप जिस तरह चाहें। इवन ये कि वो डिवोर्स का भी एक पेपर उसने दे दिया है उसको कि ये डिवोर्स के पेपर्स हैं। अब ये थोड़ा सा मिसलीडिंग टीज़र इसलिए बनाया गया है ताकि इसमें थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो। डिवोर्स के पेपर सिर्फ उसने इसलिए दिए हैं ताकि उसने कहा है उसको कि आप रख लो, जब जी चाहे आपका मुझे दे देना, मैं इस पर साइन कर दूँगा, आप साइन करके मुझे दे देना, मैं इस पर साइन कर दूँगा। ये निकलेगी जी आगे बात, और कुछ इसमें निकलना नहीं है। नहीं तो अगर पहले ही डिवोर्स होने लगेगी तो फिर आगे कहानी कैसे चलेगी। तो ये तो नहीं हुआ। और जो ये बात कर रहा है कि मैं जो अपनी एक प्राइवेसी है, अपने जो पर्सनल मामलात हैं, मैं इन पे यकीन रखता हूँ और मैं आपके साथ, ये जो एक इतना ज़्यादा इसके साथ हम्बल बना हुआ है, ये इसकी मोहब्बत नहीं है बल्कि इसकी लायकीनी है, इसकी एतमाद की कमी है जो ये औरतों पर नहीं करता। देखिए मर्द का क्या है कि जब तक ये एतबार नहीं करता, मतलब जब तक ये चोट खाने से डरता है तो ये काफ़ी हम्बल होकर बात करता है, ये आजमाता नहीं है, चाहे वो उसकी लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, क्योंकि मजबूरी में इसने शादी की है कहीं ना कहीं। हालांकि ये चाहता है कि किसी ऐसी लड़की से शादी करे कि जो इसका साथ निभा सके। इसने कहा कि शादी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मैं ऐसे नहीं, तो इसने शादी तो इसी सोच को लेकर की है, लेकिन इसका यकीन अभी नहीं बना कि किसी औरत के साथ सारी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। क्योंकि देखिए माँ का एक ऐसा रोल होता है ज़िंदगी में कि अगर किसी की माँ गलत निकल आए ना
तो ये बात फैक्ट है कि वो दुनिया की किसी औरत पर यकीन कर ले। फिर 90% केसेस में यही देखा गया है कि वो मर्द जिनकी माँओं से उन्हें मोहब्बत नहीं मिलती, वो मर्द कभी औरतों पर एतबार नहीं करते और वो हमेशा जालिम रहते हैं और वो हमेशा से एक अपना ही सोच बनाकर चलते हैं, जैसा हम इब्ने हवा के केस में देख रहे हैं या हम अब हबस में देख रहे हैं। तो ये लोगों की तल्ख तजर्बात हैं जो लोगों ने स्क्रिप्ट की शक्ल में आपके सामने रखा है। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई चीज़ ईजाद हो गई है दिमाग में, ये तजर्बात होते हैं और ये होता है दुनिया में, इसीलिए आपको दिखाया जाता है। मैं पाकिस्तानी ड्रामास का इसलिए भी फ़ैन हूँ क्योंकि वो लोग ज़िंदगी की हकीकत को दिखाते हैं, आपको उन चीज़ों को दिखा देते हैं कभी कभी जो आपके सामने चीज़ें चल रही होती हैं। अक्सर तौर पर आपको फैसला करने की राह दिखा देता है एक अच्छा उर्दू ड्रामा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम टीवी से अपने कुछ ऐसा सीख सकें जो हमें ज़िंदगी में काम आए। काफ़ी सारे लोग ये समझते होंगे कि मैं एक मर्द होकर इतने शोज़ क्यों देखता हूँ, शायद यूट्यूब के लिए। जी देखिए, यूट्यूब तो अभी शुरू हुआ है, मैं देखता हूँ कि 2016 से भी पहले से शोज़। आई थिंक 2014 में हमारे यहाँ ज़िंदगी चैनल एक शुरू हुआ था, उसके बाद से मैंने ड्रामा देखना शुरू किया। तो यूट्यूब के लिए नहीं देखता, और देखता क्यों गया हूँ वही सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मुझे कई दफ़ा इन ड्रामों के अंदर से मुझे अपने अंदर पैदा होने वाले सवालों के जवाब मिले और मैंने इन शोज़ से ज़िंदगी के नज़रिए को देखने का तरीका देखा। मतलब कई बार आप छोटी सी चीज़ पर ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो चीज़ ये ड्रामे आपको दिखाते हैं कि इतना गुस्सा करोगे तो ये होगा, इतना करोगे तो ये होगा, कुछ भी नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। हर पहलू से आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका समझाया जाता है। अब मेरी यही सोच है कि जब हम कोई भी फिल्म बनाएं, कोई भी ड्रामा बनाएं, खासकर हमारा जो ये यूनाइटेड इंडिया है, मतलब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अब अफगानिस्तान भी मिला लें, ये जो हमारा खित्ता है, इसमें जब हम कोई चीज़ बनाएं तो हम कम से कम उसी चीज़ पे बनाएं जैसे हम हैं, जो हमारी ज़िंदगी है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ बनाने लगो जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट नहीं करती, हमारी सोचों से रिलेट नहीं करती, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे साउथ में फिल्में बनती हैं, हालांकि कुछ फिल्में बहुत अच्छी बनती हैं, इंडिया में भी कुछ फिल्में बहुत, लेकिन अब क्या हो गया, फाइट दिखा देते हैं, उसमें टाइम ज़ाया कर देते हैं, गाने कुछ अजीब से उसमें टाइम ज़ाया कर देते हैं। लेकिन ज़िंदगी का जो लेसन है, जिस वजह से फिल्म बनाने की जो एक मंशा होती थी पहले और जो एक ड्रामा बनाने की मंशा होती थी, वो मंशा ही ख़त्म हो गई है। हमने सबक के लिए फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री को शुरू किया था और मैं सब की बात कर रहा हूँ, और हमने उसे एंटरटेन तक रख दिया। और अब एंटरटेन से भी उतर के हम आ गए हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए कि कौन सी चीज़ पैसा कमा सकती है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो धार्मिक तौर से गड़बड़ करे, चाहे वो हमारे सामाजिक ताने बाने का नुकसान करे। हम ये सोचते हैं, जो डायरेक्टर राइटर्स हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि बस किसी तरह से मेरी पिक्चर चल जाए, वो पैसा कमा ले। ये जो सोच आ गई है, इसने समाज का बड़ा नुकसान किया है और इसके लिए बस एक ही रास्ता हो सकता है कि जो सेंसर बोर्ड्स हैं सभी मुल्कों के, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाएं और वो कोई क्राइटेरिया रखें कि जिस प्रोजेक्ट में आप कोई समाजी तौर पे सबक नहीं दे रहे हो वो रिलीज़ नहीं हो। अगर ऐसा हो जाए तो कमाल हो सकता है। तो अगर इस ड्रामे की आने वाली स्टोरी की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुमकिन है कि ड्रामे में अभी बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, इनमें लड़ाइयाँ होंगी। आने वाले वक्तों में बहुत अच्छे से इनके शुरू में स्टोरी को चलता हुआ दिखाएंगे। जो उष्णा शाह है वो काफ़ी हद तक मामलात को लेकर अच्छे से चलेगी, लेकिन उसके बाद उष्णा शाह से कोई ऐसी गलती होगी खतरनाक किस्म की जिसकी वजह से ये लोग अलग हो जाएंगे और फिर जो कैरेक्टर है आयशा उमर का, वो वापस आएगा ड्रामे में और फिर इन लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। इस तरह करते हुए चीज़ें निकलेंगी। कुछ ज़िंदगी गुलजार है का टच शायद देखने के लिए मिल सकता है, शायद, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ज़ारून और कश्यप की जो शादी के बाद की ज़िंदगी है वो दिखाई जा सकती है। उम्मीद करते हैं इस ड्रामे में बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छी कहानी ये बनेगी और बहुत ज़्यादा हमें सबक भी इसमें मिलेगा। एंटरटेनिंग होगा ड्रामा काफ़ी और एक अच्छा शो इस साल हमें इस पूरे साल में देखने के लिए मिले, क्योंकि अब ये ड्रामा जो है ऑलमोस्ट पूरे साल ही चलना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इस ड्रामे के मुतालिक या अगली किसी वीडियो में किसी और ड्रामे के मुतालिक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।